Hello dear students, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss question paper which were asked in the 2024 board exam. देखा जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक का वीडियो आप ऑलरेडी अपलोड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। देखा जाए 11th नंबर क्या दिया गया है, ए बी एंड सी डी आर द टू कोड्स इंटरसेक्टिंग एट पी, मतलब दो कोड्स है ए बी और सी डी, दोनों पी पर मीट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ए डी और दूसरा हो गया आपका ए बी, दोनों पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो चूज करना है। ठीक है, चलो आप देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये सिमिलरिटी के बारे में बात कर रहा है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लिखा गया, ए डी पी, और दूसरा का लिखा गया है आपका ये बी सी सी बी ए ट्रायंगल के बारे में। तो सिमिलरिटी के लिए क्या होता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अगर आमने सामने एंगल इक्वल होता है, मतलब कि जो एंगल इक्वल होता है उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल को लिखा जाता है दोनों ट्रायंगल में। जैसे कि आप देख सकते हो इस फिगर में कि देखो कि दोनों ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, ए ट्रायंगल देखिए आप एडीपी ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल में अगर बात किया जाएगा, और इस ट्रायंगल में आप बात कर लो बीपीसी ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो डी एंगल जो है वो बी के इक्वल होगा, डी जो होगा बी के इक्वल है। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, इसी कारण से कहा जा सकता है कि डी इज इक्वल टू बी, और साथ साथ देखो तो पी इज इक्वल टू होगा सी, दोनों एंगल का। ठीक है, दोनों का पी एफ पी दोनों का इक्वल होगा। तो देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया, जैसे आप देख सकते हो ए लिखा गया है, तो ए डी पी लिखा गया था, एक्चुअली में क्या लिखा गया ए डी पी। तो देखो डी के सामने इसका होना चाहिए बी, तो डी के सामने बी नहीं लिखा गया, इसलिए गलत होगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर लिखा गया है, डी के सामने बी होना चाहिए, डी के अपोजिट बी यहाँ पर लिखा गया है। फिर देखिए पी के अपोजिट दूसरा पी होना चाहिए, यानी कि देखो पी के सामने पी है क्योंकि पी दोनों का इक्वल है, और थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है इसी कारण से। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 12th नंबर में क्या दिया गया था, कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब कोई डेटा है उसका आपने है ना, आपने क्या किया कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ा दिया। जैसे सपोज कर लूँ कि कुछ डेटा लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कुछ डेटा लिखे गए हैं। अब क्या कर रहा है कि हर एक नंबर को 2 से इंक्रीज कर दिया जाए। तो जब हर एक नंबर को आप 2 से इंक्रीज करोगे तब 5 के जगह पर 7 लिखाएगा, ये हो जाएगा 8, 9, और ये लिखोगे आप 10, अब ये लिखा होगा 11। तब कह रहा है देन द मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, जो सबसे मिडिल मोस्ट पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं कि मीडियन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर देखो इसमें मीडियन कितना है 9। ठीक है ना, यानी कि कहा जा सकता है कि मीडियन भी 2 से बढ़ जाएगा, यानी कि हर एक डाटा को 2 से इंक्रीज किया जाएगा तो मीडियन भी इंक्रीज कर जाएगा बाई 2, यानी कि देखा जाएगा ऐसा कहाँ लिखा गया, इंक्रीजेज बाई 2। तो इंक्रीजेज बाई 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका 13th नंबर देखा जाए, 13th में क्या दिया गया था, ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 6 to 65, मतलब कुछ बॉक्स है उस पर नंबरिंग किया गया 6 to 65 लिखा गया है। एक बॉक्स एक्चुअली में उस बॉक्स के ऊपर नंबरिंग किया हुआ है, 6 से लिखा गया है 55 तक नंबरिंग किया गया है। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उसमें से एक कार्ड बाहर निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू लिखा जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखा जाता है। तब आप ये बता है ना, तब आप सोच सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया उससे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। जैसे आप देख सकते हैं कि 6 से लेके 65 है ना, 6 से लेके 55 के बीच में कितने सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो सारे नंबर को लिखा जाए तो 6 के बाद 7 नहीं 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर दैट इज 16, फिर 25, इसके बाद 36, उसके बाद 49, 49, उसके बाद 8 का आ जाएगा, 8 का जब आएगा तो 64 जो कि बड़ा हो जाएगा। तो देखा जाएगा ऐसा कितना नंबर आया था, 1 2 3 4 5 है, यानी कि लिखा जा सकता है 5 बाई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब 6 से 55 के बीच में देखना है कि कितने सारे नंबर्स होते हैं, तो 55 नंबर्स होता है, इसलिए 50 नंबर से लिखते को लिखा जा सकता है 5/50, मतलब ओवरऑल कैंसिल आउट करने पर इसका वैल्यू लिखा जा सकता है आपका 1/10, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 1/10, और 1/10 ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर।
उसके बाद देखा जाए 14th नंबर। 14th नंबर में क्या दिया गया था, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी एंड पी बी टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। मतलब कि इस फिगर में देखा जा सकता है कि इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी एंड पी बी टू द सर्कल, दो टेंजेंट्स है पी और दूसरा क्या है पी बी है, सेंटर्ड एट ओ। ओ जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि दो टेंजेंट्स है, एक पी ए है, दूसरा टेंजेंट कौन सा है पी बी है, दोनों को दोनों टेंजेंट्स दिया गया है, ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, विद सेंटर एट ओ, इस सर्कल का सेंटर ओ पर दिया गया है, फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट जो बनाया गया दैट इज फ्रॉम पॉइंट पी और दोनों को दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल दिया गया 90 डिग्री, इतना मेंशन किया गया था। इफ पी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी ए का जो लेंथ दिया गया दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ए बी, तब पूछा गया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ओ बी पी ए एक स्क्वायर होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं इस फिगर के बारे में तो यहाँ पे एंगल मेंशन कर किया गया 90 डिग्री, ये देख लिखा गया 90 डिग्री, और इसमें पी एच इक्वल टू पी भी होता है, क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इसी कारण कहा जा सकता है पी एच इक्वल टू पी बी, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एडजेसेंट एंगल इक्वल होगा, जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, साथ साथ एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उसे बोला जाएगा स्क्वायर। यानी कि कहा जा सकता है कि हियर ए ओ बी पी इज ए स्क्वायर, ए ओ बी पी इज ए स्क्वायर, है ना, ए ओ बी पी इज ए स्क्वायर। और देखो क्या फाइंड आउट करना है, ए बी मतलब क्या हो गया, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या तो फिर अब देखो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो लिखा जा सकता है रूट 25 प्लस √25 + 25 दिस इज इक्वल टू √50, और √50 का वैल्यू लिखा जा सकता है 5√2, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 5√2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखा जाए 15th नंबर में क्या दिया गया था, एक्स ओ बाई जेड इज ए रेक्टेंगल विद वर्टिसेस एक्स ओ बाई जेड, मतलब एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है ना, इस रेक्टेंगल के सारे वर्टेक्स दिया गया है, एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा गया है -3,0, बाई बाई का कोऑर्डिनेट लिखा गया है आपका, दिया गया था 0,4, और लिखा गया है यहाँ पे एक्स ओ, एक्चुअली एक्स ओ का कोऑर्डिनेट लिखा गया था आपका 0,0, ओ का कोऑर्डिनेट लिखा गया 0,0, फिर बाई का कोऑर्डिनेट लिखा है 0,4, और जेड का कोऑर्डिनेट लिखा गया आपका x, बाई लिखा गया, देन द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इसका लेंथ डायगोनल का लेंथ क्या होगा, तो देखो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, मतलब कोई भी एक डायगोनल निकाल लिया जाए तो आप देखो ये डायगोनल बहुत ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, मतलब लिखा जा सकता है एक्स बाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब 0 + 3 का होल स्क्वायर, प्लस आप लिख सकते हो यहाँ से 4 - 0 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 + 16, मतलब √25 का वैल्यू हो गया 5, इसलिए 5 इज आवर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखा जाए 16th नंबर में क्या दिया गया है, दिया गया बीच टर्म ऑफ द एपी इज 61, मतलब बीच टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म है जो 16 होगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया एपी, तो एपी का फर्स्ट टर्म इज -29, कॉमन डिफरेंस डी T2 - T1 से लिखा जाता है, मतलब अब देखो तो यहाँ पे -26 -29, यानी कि इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 3। चलो तो यानी कि अब हमें चाहिए था Tn इक्वल टू लिख दो आप 16, तो nth टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, का वैल्यू हो गया आपका 16, ए कितना हो गया -29 प्लस n - 1 इंटू डी कितना आया आपका 3 इजकल टू लिख सकते हो 16, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है n - 1 इंटू 3 इजकल टू 16 + 29, मतलब n - 1 इंटू 3 का वैल्यू लिख सकते हो आप 45, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है n - 1 इजकल टू 15, इसलिए n का वैल्यू लिखा जा सकता है 16, यानी कि 16th टर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए,
17th नंबर देखा जाए, एक्चुअली में क्या दिया गया था 17th नंबर में, इन द गिवन फिगर एटी इज टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ। एटी जो है वो एक टेंजेंट है ऑफ द सर्कल एट सेंटर एट ओ, इफ एंगल सी ए टी इजकल टू लिखा गया 40 डिग्री, सी ए टी मैंशन किया गया 40 डिग्री, तो पूछा गया सी बी ए, एंगल सी बी ए मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा। तो देखो एक्चुअली में टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, वी नो दैट, यानी कि ये जो देख रहा है पूरा 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री है, इसमें से 40 यानी कि ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होने वाला है, क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसी कारण से, ठीक है। और देखो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 50 140 मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो 40 डिग्री होगा। तो देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए 17 के बाद 18th नंबर देखा जाए, 18th नंबर में क्या दिया गया है कि मेंशन क्या किया गया है कि आफ्टर एन एग्जामिनेशन ए टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। सपोज करो कि एक टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का एक टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए अब सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट द मार्क्स, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए था, क्या चाहिए था, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो एक्चुअली में अगर मैं सपोज करूं कि 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसमें से 99 नंबर, मान सपोज कर लेता हूँ कि 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 मान लेता हूँ कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ 199 मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है। और अब मैं सपोज कर लूँ इस तरह से 98, इस तरह से 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 98 मार्क्स का स्कोर करते हैं। इस तरह से सपोज कर लिया जाए कि 80 मार्क्स इस तरह से 20 स्टूडेंट्स हैं जो 80 मार्क्स का स्कोर करते हैं, ठीक है। तब क्या पूछा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा मार्क्स स्कोर कर रहा है, 80 मार्क्स। ऐसा स्टूडेंट है जो 20 ऐसा स्टूडेंट है जो 80 मार्क्स स्कोर करता है, यानी कि 20 जो है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है मोड, यानी कि हम लोग का राइट आंसर होगा मोड, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है मोड। ये ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए 19th नंबर 19th में क्या दिया गया था, ठीक है, क्या लिखा गया है कि इफ साइन ए, मतलब साइन ए का जो वैल्यू लिखा गया था दैट इज इक्वल टू 1/3, और ए का वैल्यू 0 से 90 के बीच में, मतलब साइन का वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए, तब आप कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो रीजन में लिखा गया है कि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। क्या इसी कारण होता है, देखना है कि क्या सही होगा। तो देखा जाए इसके लिए कि साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू, साइन आप यहाँ से लिख सकते हो साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ऑफ ए इजकल टू 1। एक्चुअल में साइन का वैल्यू क्या दिया गया 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इजकल टू लिखा जा सकता है 1, मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ ए इजकल टू लिखा जा सकते हैं 1 - 1/9। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर ऑफ ए का वैल्यू लिखा जा सकता है 8/9। ओवरऑल कॉस ए का वैल्यू लिखा जा सकता है √8/9, मतलब इसका वैल्यू लिख सकते हो आप 2√2/3, है ना। एक्चुअली में प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 के बीच में साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव नहीं लिखा जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेड वैल्यू होगा प्लस, यानी कि 2√2/3 होगा। मतलब यहाँ पर देखा जा सकता है कि असर्शन भी ट्रू है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यह कहा जा सकता है कि असर्शन इज ट्रू, reason is also true, and reason is the correct explanation of assertion. Reason is the correct explanation of assertion. So our right answer will be assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of the assertion. इसके बाद देखा जाए 20 नंबर में क्या दिया गया था क्या बोला गया है कि 2 cubes of each length 10 सेंटीमीटर आर joined together। जैसे देखो कि 2 क्यूब्स हैं, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है। सपोज कर लो कि देयर आर 2 क्यूब्स बीच आर ज्वाइन टुगेदर। जब दोनों को ज्वाइन किया जाएगा तो क्यूबाइड का फॉर्मेशन होगा। सपोज कर लो कि दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया तो एक क्यूबाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इस तरह से आप सपोज कर सकते हो कि इसका भी लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका भी कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि रिजल्टेंट क्यूबाइड जो होगा उसका लेंथ हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर होगा। जब 2 क्यूब को ज्वाइन करोगे 10 सेंटीमीटर के लेंथ वाला का, तो उसका जो नया क्यूबाइड बनेगा उसका लेंथ होने वाला 20 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ जो होगा अभी भी 10 सेंटीमीटर होगा, और हाइट के बारे में बात किया जाए तभी भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो कह रहा है कि
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म क्यूबाइड, तो इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड आउट किया जाए तो टीएसए ऑफ क्यूबाइड, टीएसए ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस लिखा जाता है आपका एल एच, मतलब 2 इंटू लेंथ, लेंथ इज 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस आप लिख दो 10 इंटू 20, मतलब इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 200 प्लस 100 प्लस 200, मतलब ओवरऑल वैल्यूज क्या आ गया आपका 2 इंटू 500, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया 1000, कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब बोला गया कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म क्यूबाइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यह तो कहा जा सकता है कि असर्शन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया आना चाहिए था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन असर्शन के जो स्टेटमेंट है, असर्शन का जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया एक्चुअली में 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए इसके बाद बोला गया कि एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ द क्यूबाइड, अब जो क्यूबाइड जो क्यूब होगा उसका सरफेस हर एक का एरिया कितना होगा सरफेस का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी इसका 10 है, ब्रेथ भी इसका 10 है, यानी कि 10 इंटू 10 जब आप सपोज करोगे इसका वैल्यू आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज रॉन्ग बट द रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो हमारा आंसर यही होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट with the other discussion in the next video.